गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन कर रहे थे ये उसका पार्ट 3 है। इसमें जो 30 हमने किया था लास्ट वाला इन पिंक कंडीशन, आपको ये सब याद रखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद वाला है ये 31st। इन पिंक कंडीशन का मैंने आपको अर्थ बताया था। इसका अर्थ होता है इन परफेक्ट फिटनेस, परफेक्टली फिट। इज ग्रैनी इज इन पिंक कंडीशन, है ना आपका। इसका मतलब वो सेहत उनकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल फिट है। 31st पे आइए, सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड। शब्दों के भी अर्थ आप जानोगे ना, तो उससे भी आपको इनको समझने में मदद मिलेगी। सो का मतलब तो बोना होता है, बीज बोना, है ना। सो समझते हो ना आपका, सो का मतलब बीज बोना, ठीक है। सो, सोड, सोन, ठीक है ना। एक हिंदी में भी कहावत है, इंग्लिश में भी है, ठीक है ना। एज यू सो शैल यू रीप। ये कहावत सुनी आपने, जैसा आप बोओगे वैसे काटोगे। एज यू सो कोमा शो शैल यू रीप, वैसे काटोगे। इसका कहावत का अर्थ यही है, ठीक है। एक और कहावत है ना आपका, क्या है, मैं हिंदी में मेरे को वो अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन उसका भावार्थ ये है कि आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आपको आम मीठे फल कहाँ से मिलेंगे। लेकिन ये जो फ्रेज है इसमें एक स्टेप ऊपर कहा गया है। सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड का अर्थ होता है बच्चों वर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर बैड एक्शन। इसमें थोड़ा 1 डिग्री ऊपर है। वो क्या है कि अगर आप बुरा करोगे तो उसके बदतर समझते हो, तो बुरे से भी ज़्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपका परिणाम होंगे। अब समझ आ गया आपका। एक थानेदार था, खूब पैसे खा रहा था, लोगों को दुखी कर रहा था, और जैसे सरकार चेंज हुई तो वो पकड़ा गया, ठीक है ना, और उसको डिमोट कर दिया गया। डिमोट को समझते हो, प्रमोट का उल्टा होता है, उसका रैंक डाउन करना, तो लोअर वंस रैंक, उसको वो डिमोट हो गया। प्रमोट का उल्टा है एंटोनिम ऑफ प्रमोट। प्रमोट का मतलब क्या होता है, प्रमोशन करना, किसी का पदोन्नति करना, प्रमोट का मतलब किसी को बढ़ावा देना भी है, इंसेंटिव, तो वो अलग बात है आप, ठीक है। लेकिन प्रमोट का मतलब रैंक को ऊंचा करना, डिमोट का मतलब रैंक को, अगर थानेदार तो हवलदार बना दिया, ठीक है, इंस्पेक्टर है तो थानेदार बना दिया। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या ना आपका, इफ़ यू सो द विंड यू विल रीप द व्हर्लविंड। तो बुरा काम करोगे उसका नतीजा बदतर होगा। वर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर बैड। व्हर्लविंड का अर्थ होता है एक जो हवा तेज चलती है ना, गोल गोल घूमती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हर्लविंड। अगर किसी पूल में या लेक में एक पानी का वो बना हुआ है बवंडर सा, तो व्हर्लपूल कहलाता है, ठीक है ना आपको। व्हर्लपूल, व्हर्ल का मतलब गोल घूमना होता है, तो पूल का मतलब पानी का हो गया, विंड का मतलब व्हर्लविंड का मतलब गोल गोल जो चक्कर में हवा घूमती है उसको व्हर्लविंड कहते हैं, ठीक है। जब ये बहुत बड़ी हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, तो वो आपका ट्विस्टर कहलाता है। ये सब आने चाहिए वर्ड्स आपको। तो किसी ने, जब थानेदार के लोगों ने बोला, ठीक है ना, ही सोड द विंड एंड नाउ ही इज रीपिंग द व्हर्लविंड। कैसे कहोगे, ही सोड द विंड, तो उसने बुरा काम किया, एंड नाउ ही इज रीपिंग द व्हर्लविंड। अब उसके वो बुरे परिणाम वो कर रहा है, पा रहा है, ठीक है ना। सोड भी कह सकते हो, सोन भी कह सकते हो ना। ओके, तो आई होप ये समझ आ गया आपको, ठीक है। इफ़ यू सो द विंड, ऐसे बोलो, इफ़ यू सो द विंड, अगर आपने बुरे काम किए, ठीक है, कॉमा, यू विल रीप का मतलब फसल काटना, यू विल रीप द व्हर्लविंड। तो फर्क ये है, इस कहावत के अंदर अर्थ हो गया कि आप बुरा करोगे तो बुरा नहीं होगा, बदतर होगा, ठीक है ना। ये इसका सेंस हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट उसमें आओ, इडियम में, ईयर्स आर फ्लैपिंग। फ्लैप कहते हैं बच्चों, जैसे चिड़िया उड़ने से पहले अपने परों को फड़फड़ाती है, वो उसको कहते हैं फ्लैप, ठीक है ना आप। जैसे कोई झंडा था या कोई कपड़ा था, सुखाया हुआ चादर, तो हवा में, तेज हवा में वो हिल रही है, फ्लैग आपका फड़फड़ा रहा है, तो इसको नॉर्मल वर्ड भी पहले इस्तेमाल किया करो, ठीक है आपका। तो बहुत सारे झंडे थे लगा रखे थे, द फ्लैग्स वर फ्लैपिंग इन द एयर, ये तो बोलो आपका सिंपल सा पहले तो फ्लैपिंग इन द विंड। और विंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो बोलो आपका इन द स्ट्रॉन्ग विंड। तो तेज हवा में झंडे फड़फड़ा रहे थे, है ना। ओके, एनीवे, नाउ
इसका मीनिंग यहाँ पर आपका भावार्थ है। मैंने आपको कहा इडियम्स में कभी भी लिटरल मीनिंग का इस्तेमाल नहीं होता। पता बच्चों इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, ठीक है, आपका किसी की बातों को सुनने की कोशिश करना। तो इसके कान, देखा अपन बात कर रहे हैं ना, उसके कान फड़फड़ा रहे हैं, वो आपकी तरफ देख नहीं रहा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, लेकिन कान उसने आपकी तरफ लगा रहे हैं, कोशिश कर रहा है टू ओवर हियर योर टॉक। ओवर हियर का अर्थ होता है किसी की बात को सुनने का प्रयास करना। आई होप इट इज़ क्लियर। इसका मीनिंग हो गया ट्राइंग टू ओवर हियर। सामने और मुझे पता लगता है ना कि ये बंदा जो है शायद मेरी ही बात कर रहा है या मेरे दोस्त की बात कर रहा है, या वैसे ही देखें आपका ये क्या बोल रहे हैं, क्या इनका बात कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट है क्या, सुनने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो बताएंगे नहीं, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये कहना हो कि मैं देख सकता था कि उसके कान फड़फड़ा रहे हैं, यानी वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्या कहूँगा? चलो, आई कुड सी हिज ईयर्स फ्लैपिंग। बोलिए आप तो, या ऐसे कह सकते हो आई कुड सी दैट लगाओगे तो फिर आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा। आई कुड सी दैट हिज ईयर्स वर फ्लैपिंग, ऐसे भी कह सकते हो। इसमें मैंने पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है। आई कुड सी समबडी डूइंग समथिंग, ये फ्रेज बनता है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया। लॉन्ग ईयर्स इसका मीनिंग नहीं है। एयरलोब्स होते हैं जिसमें आप कान में छिदवाते हो, ये भी नहीं है। ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब किसी की बात को छुपकर सुनना होता है। यहाँ छुपकर नहीं सुन रहा, हो आपके दरवाजे पे कान लगा के नहीं सुन रहा। ईव्स ड्रॉप का अर्थ होता है किसी की बात को सीक्रेटली सुना। सीक्रेट थोड़ा सुन रहा है, लेकिन आपकी तरफ नहीं देख रहा, वो आपके पास में कुर्सी में बैठा हुआ है, तो कान उसने लगा रखे हैं पूरा ध्यान एकत्र करके, और उसका मुंह आपकी तरफ नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। आपका ईव्स ड्रॉपिंग का अर्थ होता है, सबको आना चाहिए बड़ी, ईव्स ड्रॉप ऑन समबडी ऐसे बोलते हैं। ईव्स ड्रॉप ऑन समबडी, इसका अर्थ होता है टू लिसन टू समबडीज कन्वर्सेशन सीक्रेटली, ये इसका मीनिंग होता है। ये भी फ्रेज है, हाँ, इडियम है, ये बहुत शानदार आपका, ठीक है ना। तो ऐसा आप कमरे में थे किसी के साथ, और बाहर एक कोई दूसरा आदमी जो है बिल्कुल दरवाजे पे कान लगा रखा है, उसने कान चिपका के, तो मैंने उसको पकड़ा, तो मैं क्या कहूँगा? आई कॉट हिम ईव्स ड्रॉपिंग ऑन यू। तो मैंने उसको तुम्हारी बातों को छुप के सुनते हुए पकड़ा सीक्रेटली। इसमें कोई सीक्रेट नहीं हो, तो सामने पास में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी पीठ आपकी तरफ है, लेकिन कान ध्यान उसका आपकी बातों पे है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो बच्चों। नेक्स्ट आओ, गॉन्टलेट के ऊपर 3-4 फ्रेज हैं, ठीक है ना। आपको कोशिश करता हूँ मैं सारी यहीं करा, तो मेरे ख्याल से मैंने सारे इसमें दे भी रखे, मुझे याद नहीं है, ठीक है। गॉन्टलेट पुराने ज़माने में सैनिक पहना करते थे हाथों में, लोहे के दस्ताने, उनको गॉन्टलेट कहते थे, ठीक है ना। और कई बार सैनिकों को सज़ा मिलती थी कि सैनिकों की 2 कतार खड़ी कर दी जाती थी, और जिसको सज़ा मिलनी होती थी ना, उसको बीच में से भगाते थे, ठीक है। और जितना तेज़ भागेगा बचेगा नहीं होगा, तो उसको लोग उस गॉन्टलेट से ठोकते थे, ठीक है। तो ये भी एक कहावत है, टू रन द गॉन्टलेट, मैंने मेरे ख्याल से दे रखा है आपका, टू फेस क्रिटिसिज्म और टू फेस पनिशमेंट। लेकिन ये थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का अर्थ हो गया आपका कि अगर आपने ऐसा फेंका है तो आपने इसको चैलेंज किया, इसको उठा और मेरे साथ लड़। जिसका मीनिंग ये हो जाता है बच्चों, टू इनवाइट समबडी टू फाइट और कम्पीट विथ यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना इसको। एक फ्रेज है टू थ्रो इन द टॉवल, इससे कन्फ्यूजन होता है। ये मैंने शायद आपको पहले कराया भी है, पिछले वाले उसमें पार्ट 2 में या पार्ट 1 में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो आपको मैंने कहा था कि जब कोई बॉक्सर है या कोई रेसलर है, लड़ रहा है और बहुत बुरी हालत है उसकी, कोच को लगता है, मैनेजर को लगता है कि ये हारा हुआ है, लेकिन वो बेचारा हार भी नहीं मान रहा अपने जोश के कारण। तो कोच क्या करता है कि तौले को उठा के रिंग में फेंक देता है, और उसी समय बाउट को बंद घोषित कर दिया जाता है कि समाप्त हो गया और उसने हार मान ली है। इससे इसका कन्फ्यूजन होता है, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, लेकिन इसका मीनिंग एक्सेप्ट डिफीट नहीं है। मैं आपको एक फिर बता रहा हूँ, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं और इसी तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। टू थ्रो इन द टॉवल का अर्थ होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, ये मैं करा चुका हूँ आपको। इसका अर्थ होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है। लेकिन टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का अर्थ होता है टू चैलेंज समबडी टू फाइट और कम्पीट विथ यू, ठीक है ना आप, ठीक है। इफ आई से आई हैव थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट टू हिम, तो उसको मैंने चैलेंज किया कि मेरे साथ लड़े या मेरे साथ में प्रतिस्पर्धा करे। आई हैव थ्रोन डाउन, ऐसे बोलो,
द गॉन्टलेट टू हिम। तो उसको मैंने चैलेंज किया है कि आगे मेरे साथ लड़। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आपका। टॉवल, थ्रो इन द टॉवल टू एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है, ठीक है। और एक्चुअली उसका इशारा है कि खड़ा हो, फाइट छोड़ और तौलिए से अपना मुंह पहुँच, शायद खून आ रहा है उसको भी पहुँच ले तौलिए से। लेकिन गॉन्टलेट का अर्थ होता है किसी को चैलेंज करना। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इडियम पे आओ, टू कैच अ टाटर। और टाटर पुराने जमाने में ग्रीक के अंदर, ग्रीक यानी ग्रीस में योद्धाओं को कहा जाता था, ठीक है। एक लड़का था, बदमाश था, सबको पीट के आता था, ठीक है। तो लोग डरते भी थे उससे। एक दिन वो कहीं से पिट के आ रहा था, तो उसके आंख काली हो रखी थी, ही हैड अ ब्लैक आई, इसको इंग्लिश में ब्लैक आई कहते हैं। टू हैव ब्लैक आई मीन्स कि आंख में किसी ने मुक्का मारा होगा तो आंख काली हो गई, ठीक है ना। तो लोगों ने कहना शुरू किया, आई थिंक ही हैज कॉट अ टाटर टुडे। लगता है कि आज उसको अपने से किसी ताकतवर अपोजिशन का या अपोनेंट का सामना हुआ है। जिसमें कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल जाना, वो वाली हाल हो गया, ठीक है। जो पिट के आ रहा था वो बदमाश आदमी जो हमेशा सबको पीटता था, तो एक दिन जो पिट के आया तो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने ऐसे कहा कि आई थिंक ही हैज कॉट अ टाटर टुडे। लगता है आज इसका सामना अपने से एक मजबूत अपोनेंट के साथ में हो गया है, ठीक है। रोज तो ठोकता था आपका। इसका मीनिंग होता है बी मोर देन अ मैच फॉर यू। इफ समबडी इज मोर देन अ मैच फॉर यू, ठीक है, तो वो शेर के लिए सवा शेर हो गया। तो इसका अर्थ है, याद करो, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है आपका, टू हैव एन ईयर फॉर समथिंग, ठीक है। इसका मीनिंग होता है बच्चों कि किसी चीज को सुनने और समझने की काबिलियत होना, ठीक है। जैसे म्यूजिक सब सुनते हैं, कई लोग गौर से सुनेंगे तो पता लग जाता है इसमें राग ये है, ठीक है ना, आपका फलानी भैरवी, मुझे तो आता नहीं है वैसे आपका, ठीक है ना। कभी कई लोग होते हैं जैसे कोई भाषण सुन रहे हैं, पीछे बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर आपका ध्यान से सुन रहा है तो एक एक शब्द पे उसका ध्यान है, एक एक बात पे, ठीक है। तो कोई आदमी सुनने में और चीज़ों को समझने में अच्छा हो, गुड एड का अर्थ होता है अच्छा होना, ठीक है, तो उस आदमी के लिए इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एक ने कहा, यार ये अपन तो ऐसे बातें भी कर रहे हैं, ये देखो कैसे तन्मय हो गए, आपका म्यूजिक सुन रहा है, तो मैं ऐसे कहूँगा, वैसे बोलूँगा, सीधा ऐसे बोलेंगे, ही हैज़ एन ईयर फॉर म्यूजिक। इसका मीनिंग हो गया वो म्यूजिक को बहुत ध्यान से सुनता है, उनमें समझ भी है, हमें तो है नहीं। ये इसका बेसिक मीनिंग है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, तो इसको आप पढ़ के। अब ये राम का देखा दूसरा फ्रेज, टू टेक अप पिकअप द गॉन्टलेट, है ना आपका। तो गॉन्टलेट किसी ने फेंका तो किसी को चैलेंज किया और किसी ने उसको उठा लिया, ठीक है, तो वो आपका चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, हरकत में, इसका मीनिंग हो जाएगा। मुझे साथ लिखने चाहिए थे, मैंने लिखा, आप अपना साथ लिखना है, इनको बेटर रहेगा, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। आई थ्रू द गॉन्टलेट बट ही डिड नॉट पिक इट अप। इसका मतलब क्या हुआ, उसने मेरा चैलेंज स्वीकार नहीं किया, हरकत में पॉइंट। और उसने अगर गॉन्टलेट को टेक कर लिया है या पिकअप कर लिया है तो उसने आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। मीनिंग क्लियर हो गया बच्चों। आई थ्रू द गॉन्टलेट टू हिम बट ही डिड नॉट पिक इट अप, ठीक है ना। ये बोलो, आई थ्रू द गॉन्टलेट टू हिम एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर हिम टू पिक अप द गॉन्टलेट। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये मेरे चैलेंज को कब एक्सेप्ट करता है, ठीक। तो कैसे कहोगे, आई थ्रू द गॉन्टलेट, ठीक है ना आपका, टू हिम एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर हिम टू पिक अप द गॉन्टलेट। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब इसको चैलेंज को स्वीकार करता है। बहुत अच्छा फ्रेज है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 में। इसमें लिखा हुआ है टू हैव या कीप योर ईयर्स टू द ग्राउंड। ये एक्चुअली पुराने ज़माने का है, ठीक है। तो कई लोग ज़मीन को सुना करते थे, वो इसमें एक्सपर्ट होते थे। अपने को तो कुछ सुनाई देगा नहीं, तो दूर से अगर कोई सेना आ रही है तो घोड़ों के खुरों से आपका जो हल्की सी कंपन पैदा होती थी वो सुन सकते थे, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही है कि इफ़ आई से कि आपको, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको पता होना चाहिए आपको चारों तरफ क्या हो रहा है, तो मैं आपको यू शुड कीप योर ईयर्स टू द ग्राउंड। इसका मतलब क्या, यू शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग लिटरल भी था, अब इसका मीनिंग फिगरेटिव हो गया।
अगर किसी आदमी को किसी चीज़ का पता नहीं लग रहा है, समझो एक आदमी है, हालांकि कोरोना वायरस तो अभी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, लेकिन शुरू में हुआ तो कई लोग सोच रहे होंगे कुछ नहीं यार, ऐसे अफवाह है, ये है वो है, क्या है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं उसको ये कहूँगा, यू शुड कीप योर ईयर्स टू द ग्राउंड। इट मीन्स यू शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। आपकी चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और नहीं हो रही तो खराब बात है, ठीक है ना। तो सलाह किसी को देनी हो कि आपको आपकी चारों तरफ होने वाली घटनाओं के बारे में अवेयरनेस का जानकारी होनी चाहिए, तो कैसे हो गए, सीधा ऐसे बोलो, यू शुड कीप योर ईयर्स टू द ग्राउंड। ऑन मत बोलना, ईयर्स टू द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड नहीं, ईयर्स टू द ग्राउंड। ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। अगर मुझे कहना हो कि इसको हमें हर चीज़ का पता लगता है क्या हो रहा है दुनिया में, साइंस की फील्ड में, इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो आपका गलवान रिवर या घाटी के आसपास हो रहा है, तो मैं कहूँगा या ही ऑलवेज कीप्स हिज ईयर टू द ग्राउंड एंड देयरफॉर ही नोज लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ एनी सिचुएशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट फ्रेज है थ्रो द बुक एट समबडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, और ये एक्चुअली बुक है ना आपका, ये मारी नहीं है, क्योंकि इसमें लिटरल मीनिंग तो होता ही नहीं है। तो आपने किसी को किताब खींच के तो मारी नहीं है, और किसी ने आपको किताब ठोक के मारा है तो फिर वो फ्रेज हो जाएगा, ही थ्रू द बुक एट मी। बात कह रहा हूँ, उसने इसका मतलब क्या हुआ, थ्रो द बुक एट मी मीन्स ही हिट मी विद द बुक, ठीक है ना आपका। वो ठीक है, फेंकने वाली चीज़ किताब थी, पत्थर फेंक सकता था वो, और किसी ने फेंक के आपको पकड़ाई। ये सब इंग्लिश की बारीकियां हैं बच्चों, आपने समझनी है यार। तो किसी ने आपको किताब फेंक के पकड़ाई है, मारने के लिए नहीं है, तो आप कहोगे ही थ्रू द बुक टू मी। बात समझ आई या नहीं आई, ही थ्रू द बुक टू मी, इसका मतलब क्या हुआ, ही गेव द बिग बुक टू मी, ही गेव द बुक टू मी बाई थ्रोइंग। फेंक के उसने मुझे दी, क्योंकि शायद मैं दूर खड़ा था, उसने फेंक दे मैं पकड़ लूंगा, ठीक है। और अगर आपने किताब से किसी को ठोका, वो ठोकना चाहे पत्थर हो या किताब हो, तो मैं कहूँगा ही थ्रू द बुक एट मी। ये तो हो गया इसके लिटरल मीनिंग, इसलिए ये फ्रेजेस है बच्चों, समझ आया। ही थ्रू द बुक एट मी मीन्स ही हिट मी विद अ बुक, ही हिट मी विद अ बुक बाई थ्रोइंग। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि ईडियम में शब्दों का लिटरल मीनिंग नहीं होता, ये आपने समझना है। तो यहाँ कोई किताब नहीं फेंकी गई है, ये ईडियम है, इट इज़ नॉट अ फ्रेज, ठीक है। और इसका ये काम पता कौन करता है बच्चों, ये काम जज करता है, ये मैं आपको बता दूँ, या कोई भी अथॉरिटी करती है जिसके पास में किसी को सजा देने की पावर होती है। अगर मुझे कहना इस केस में देखना कि जज विल थ्रो द बुक एट हिम, इसका मतलब क्या हुआ, द जज विल गिव हिम द सीवियरेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट। सीवियरेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कठोर, कठोर से कठोर सजा देगा इस केस में, उसको देखना होगा, ताकि सोसाइटी में एक एग्जाम्पल पेश हो। मैं क्या कहूँगा फिर आपका, द जज इज गोइंग, अभी वन दिया नहीं है, केस चल रहा है, नहीं आपको लग रहा है, द जज इज गोइंग टू थ्रो, ठीक है, आप थ्रो द बुक एट हिम, एट द अक्यूज्ड, ऐसे बोलो आप। तो इसका मीनिंग हो गया बच्चों कि जज उसको, इसका मीनिंग ये हो गया, मैं मीनिंग अभी लिख रहा हूँ, द जज विल गिव द अक्यूज्ड, ठीक है ना आप, सीवियरेस्ट पनिशमेंट, सबसे कठोर पनिशमेंट देने वाला है। बड़ा सुंदर फ्रेज है, इनको ध्यान से करना, आपका जितनी भी बारीकियां मुझसे पॉसिबल होती है मैं आपको बता देता हूँ, याद करना आपका काम है, ठीक है। इसलिए मैं सब समझाया आपको, इसमें शब्दों का लिटरल मीनिंग नहीं होता है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड, इसलिए दैट इज़ वाई मीन्स दैट, इसलिए ये आपके इडियम कहलाते हैं। इन इडियम्स वी डू नॉट यूज लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेस में लिटरल मीनिंग होता है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है, बस ये फ़र्क है। आपको कुक द बुक्स, तो उसने बुक्स की सब्जी थोड़ी बनाई है, ठीक है ना। इफ आई से कुक द बुक्स टू इवेट टैक्सेस, तो इसका मतलब उसने हेरा फेरी की है टैक्स से बचने के लिए। और कभी कितनी बार तो एग्जाम में फिलअप में आ रखा है, ही कुक्ड हिज अकाउंट्स
टू इवेड टैक्सेस। इवेड का मतलब बचना, तो टैक्सेस से बचने के लिए उसने अपने अकाउंट्स में हेरा फेरी की है, ठीक है। जितना मुनाफा हुआ है उतना कम बताया ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो इसका अर्थ होता है टू फर्ज द रिकॉर्ड बुक्स, ये इसका मीनिंग। फर्ज का मतलब सेम मीनिंग है, फर्ज का मतलब उसमें हेरा फेरी करके, ठीक है। आई होप समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट फ्रेज है इडियम में, मैं सबको फ्रेज कहता हूँ, ऑन टेंट एंड हुक्स, ठीक है ना। तो अगर आप ऑन, जैसे विद्यार्थी हैं, किसी को भैया रिजल्ट आने वाला है, सब इकट्ठे हो गए कॉलेज में, है ना, रिजल्ट आया नहीं। अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो बेचारे बहुत ही वो वरीड भी होंगे और नर्वस भी होंगे। वरीड नर्वस इसलिए पता नहीं कब आएगा यार, कब तो बैठना पड़ेगा, और वरीड इसलिए कि पता नहीं क्या आता है। हाँ, जिनका अच्छा हो रखा उनको तो इतनी नर्वसनेस नहीं रहेगी, लेकिन जो मेरे जैसे होंगे कि जो किनारे पे होंगे तो वो चिंता, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, क्या पता एग्जामिनर का मूड ठीक हो तो कॉपी ठीक झांस ली हो, और बीबी ने चाय नहीं दी हो तो मूड खराब हो, तो 4-5 को फेल कर देगा वो। तो अगर आपने कहना कि जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक हम चिंतित थे, हम नर्वस थे, तो वी वर ऑन, बोलो 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 इसको बोलो, तो वी वर ऑन टेंटर हुक्स। बड़ा सुंदर फ्रेज है ये, ठीक है ना आपका, टिल द रिजल्ट्स वर अनाउंस। तो जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए है तो हम बहुत ही बेचैन थे, इम्पेशेंट थे, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। सिंपल सा फ्रेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है और मॉडर्न फ्रेज है। ऑन द लैम्प, ऑन द लैम्प का तो था बच्चों एट लार्ज। आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एट लार्ज है, एट लार्ज एक इडियम है, इसमें जो लार्ज का मतलब होता है बड़ा, वो सेंस है ही नहीं आपको, तो इसमें लिटिल मीनिंग होते नहीं है शब्दों के। और एट लार्ज करता था फ्री, नॉट अंडर कंट्रोल, कोई चीज़ किसी कंट्रोल में नहीं है, वो एट लार्ज है। एट लार्ज का दूसरे प्रयोग है, वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं अभी, ठीक है। आपने कहा, और आजकल चोरियाँ बहुत हो रही हैं, आज के सुबह के न्यूज़ में था आपका, कई जगह उन्होंने, ये पहले तोड़ते थे ये एटीएम, लेकिन पैसे नहीं मिलता, बेटे पैसे भी तोड़ के ले गए, ठीक है ना आप। तो आपने कहा द कल्प्रिट्स, एक सेकंड ना, द कल्प्रिट्स who looted the ATM are on the lamp, are on the lamp। बड़ा सुंदर फ्रेज है बच्चों, ध्यान रखना रही, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका अर्थ हो गया कि वो कल्प्रिट्स, वो आपके अपराधी जिन्होंने एटीएम को लूटा था, वो भी पकड़े नहीं गए, फ्री हैं, एट लार्ज हैं। बड़ा सुंदर, ये इसमें आप चाहो तो एट लार्ज भी लिख सकते हो, आर ऑन, ऐसे नहीं कहना, आर एट लार्ज बोलना है। इसमें आए बच्चों, चलो दूसरा सुन देता हूँ। किसी ने कहा 3 persons were involved in this murder case, in this, इस मर्डर केस में इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, संलग्न होना, ठीक है, वो होना, शामिल होना। 3 persons involved in the murder case, फिर लिखा आपने कि 2 have been arrested, 3 थे इसमें अपराधी मर्डर केस में, 2 तो हो गया अपराध, एंड 1 is still at large। तो इसको एट लार्ज का अर्थ क्या हुआ, वो फ्री है, अरेस्ट नहीं हुआ है, नॉट अरेस्टेड, ठीक है। एट लार्ज मीन्स ये, ठीक है, स्टिल एट लार्ज, बड़ा सुंदर फ्रेज है एट लार्ज भी। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, एक प्रयोग और इसका, जैसे पीपल एट लार्ज, तो इसका मीनिंग हो जाता है बच्चों कॉमन पीपल, ये भी ध्यान रखना आप। तो इडियम बड़े खतरनाक होते हैं, इनको ढंग से करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। पीपल एट लार्ज आर हैप्पी, जो आम लोग हैं वो खुश हैं, कॉमन पीपल। स्टूडेंट्स एट लार्ज, तो आम छात्र। बिजनेसमैन एट लार्ज, तो आम जो आपके व्यापारी हैं। तो बड़ा सुंदर सा इसका एट लार्ज का फ्रेज है। कॉमन पीपल, लेटी, होय पोलोई, द लेटी। वैसे द लेटी चर्च के लिए इस्तेमाल होता है, आम लोगों के लिए भी इस्तेमाल भी होता है। तो उनको कहते हैं लेटी, जो चर्च में पादरी नहीं है, ठीक है, चर्च में काम करते हैं, पादरी नहीं है, उनको कहते लेटी। फिर धीरे धीरे इसका अर्थ हो गया कॉमन आदमी, या फिर होय पोलोई। कितने सारे शब्दों को, फ्रेजेस को सीखना पड़ता है, इनको बोलते रहना पड़ेगा। आप क्या बोला भूल गया, हाँ, जैसे द होल होय पोलोई, होय पोलोई। और ये शब्द आपके प्लूरल हैं, याद रखें, नाउन है ये, और ये प्लूरल नाउन है। एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ आप, होय पोलोई, ले द लेटी। लेटी को तो अर्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो चेंज हुआ है वो डिक्शनरी में भी नहीं आया। द होय पोलोई, और इसके आगे दा भी लगाना है। भाई जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ आ रही बच्चों?
होई पोलाई अपने आप में प्लूरल में देखता हूँ, मेरे ख्याल से प्लूरल ही है, ठीक है। और उसके आगे दा लगाना जरूरी है। देखो इसको गौर से, ये डिक्शनरी एंट्री है, ये इसका उच्चारण हो गया, बिल्कुल प्लूरल है। आगे इसलिए डिक्शनरी में देखा करो बच्चों, नहीं तो आप कई जगह धोखा खा जाओगे आप। ये नाउन प्लूरल है और आगे लिखा हुआ डिसअप्रूविंग, अच्छे सेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। कॉमन आदमी को जब बोलते हो ये घटिया कॉमन लोग, आम लोग, तो इसको मीनिंग इसका हो गया ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। अब देखो सेंटेंस कितना सुंदर सेंटेंस है। एंथनी विल बी इन द वीआईपी लाउंज। एयरपोर्ट में वीआईपी लाउंज होता है जहाँ पर आपके अमीर लोग या बड़े बड़े अफसर लोग ठहरते हैं। वेर ही डज नॉट हैव टू मिक्स विद द होई पोलाई, तो कि वीआईपी लाउंज में रुकेगा वो, ताकि उसको ऑर्डिनरी लोगों से मिलने की आवश्यकता नहीं रहे, उनके साथ मिक्स नहीं होना पड़ेगा उसको। बताओ ऑर्डिनरी साथ लोग मिक्स होने में लोगों को दिक्कत होती है। तो आई होप ये समझा क्या था ऑन द लैम। हाँ, टू बी एस्केपिंग यानी भागे हुए, जो भाग रहे हैं, ठीक है ना, कानून से या किसी से भी। तो आई होप मैंने सारा समझा दिया बच्चों आपको। हाँ, ध्यान रखना। ओके, लास्ट ही है। ओके, हिंज ऑन। वैसे हिंज कहते हैं बच्चों कब्जे का। कब्जा समझते हो? जैसे आपका विंडो का फ्रेम होता है ना, उस पर जब दरवाजा या खिड़की लगी रहती है तो कब्जे लगाते हैं ना, जिससे आपका वो बंद खोल सकते हैं उसको, तो दैट इज कॉल्ड हिंज, ठीक है ना आपका। लेकिन इसका मीनिंग टू डिपेंड ऑन भी होता है, किसी चीज़ पे निर्भर होना या निर्भर करना, ये इसका मीनिंग होता है। लेकिन इसका मीनिंग फिर आपका फिगरेटिव है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ जैसे आपको मैं कहूँ कि आपकी जो सफलता है वो इस बात पे निर्भर करेगी कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। ऐसे में मैं कहूँगा योर सक्सेस हिंजेस ऑन, जैसे योर सक्सेस हिंजेस ऑन हाउ मच हार्ड यू वर्क। आप कितनी मेहनत करते हो उस बात पे आपकी सफलता डिपेंड करेगी। ये बड़ा सुंदर सा फ्रेजेस थे बच्चों। आई होप कि ये आपको समझ में आया और ये सेशन आपने एंजॉय किया, ठीक है ना। अगला सेशन कौन सा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको डालता रहूँगा। तो ये था आपका 42 इडियम फ्रेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट, और भी कराऊंगा, ये कब ख़त्म नहीं है, बहुत मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है इसका, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया, अच्छा लगा होगा, ठीक है। इडियम फ्रेजेस बच्चों की डिमांड भी होती है क्योंकि ये उनका वीक पार्ट होता है, तो इन सबको अच्छी तरह याद कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द लैम तो बहुत आजकल इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ऑन द लैम, ठीक है। दीज कल्प्रिट्स आर ऑन द लैम, इट मीन्स दे आर एस्केपिंग, द पुलिस हैव नॉट caught them, arrested them, they are still at large, ठीक है। और एट लार्ज का प्रयोग आपने केवल किसी अपराधी के लिए नहीं करना। अगर मैं आपको इस एरिया में यार एक तेंदुआ जो खुला घूम रहा है, देयर इज अ पैंथर, लेपर्ड, जो भी आपका है वो, ठीक है ना, देयर इज अ पैंथर एट लार्ज इन दिस एरिया। और आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है, क्योंकि आदमियों के आना जाना कम हो गया, तो जंगली जानवर शहरों में घूम रहे हैं आपने वीडियो देखे होंगे, ठीक है ना। तो आप ऑन द लैम को और इसका एट लार्ज को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।